नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी स्टॉक मार्केट के हीरोज की बात होती है, तो हम एग्जांपल्स ढूंढने के लिए ज्यादातर फॉरेन मार्केट चले जाते हैं, फिर चाहे वो हेज फंड मैनेजर हो या फिर कोई वैल्यू इन्वेस्टर। जबकि वास्तविकता ये है कि हमारे अपने देश भारत में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, जिनको मोटिवेशन के लिए हम ले सकते हैं, जिनसे हम मोटिवेट हो सकते हैं। पर उन लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज होती नहीं, इस कारण से बहुत लोग उसको जानते नहीं हैं। और यदि एक-आध बार यदि मीडिया कवरेज मिल भी जाए, तो बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं चलता है। आज इस कड़ी में हम ऐसे ही एक सक्सेसफुल वैल्यू इन्वेस्टर की चर्चा करने वाले हैं। भारतीय वैल्यू इन्वेस्टर, सक्सेसफुल भारतीय वैल्यू इन्वेस्टर की चर्चा करने वाले हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अवंती फीड्स, जिन्होंने पूरे इस पूरे बुल रन को एंजॉय किया था। वो ना केवल एक इंडिया स्पेसिफिक फंड चलाते हैं, बल्कि उनका फंड हाउस जो इंडिया स्पेसिफिक था, उसको बेस्ट फंड का प्राइज भी मिल चुका है। तो आज हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं, उनका नाम है सुमित नागर साहब। ये एक आर्टिकल में इकोनॉमिक्स टाइम्स में पढ़ रहा था। आर्टिकल हालांकि पुरानी है, ये लगभग आपको यदि मैं डेट बोलूं तो 15 नवंबर 2008 को आई थी ये आर्टिकल। और इसमें उनके मालावर फंड के बारे में लिखा गया है। 15 नवंबर 2018 को आई थी। और यही नहीं, उसको बेस्ट सिंगल कंट्री फंड बाय एशिया हेज इन 2014 में ये अवार्ड भी दिया गया था। सुमित नागर साहब आईआईटीएन हैं, एमबीए हैं और एक वैल्यू फंड चलाते हैं जिसका नाम है मालावर इंडिया फंड। यदि हम आज की बात करें, एज ऑन टुडे, इसके पोर्टफोलियो की बात करें जो पब्लिक डोमेन में है, तो उसके लिए हम आइए चलते हैं, देखते हैं। ये trendline.com से लिया गया है, ये फ्री रिसोर्स है। इसमें एक जगह है जहां पे आप सुपर स्टार्स करके एक कॉलम आता है, एक ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये रहा सुपर स्टार करके है, ये आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। वहां पे आप किसी भी फेमस इंडियन इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो जो पब्लिक डोमेन में रहेगा, वो आपके सामने आ सकता है। तो यदि वहां पे जाकर के इनका फंड हाउस का नाम डालेंगे, मालावर इंडिया फंड लिमिटेड, तो उसका नेटवर्थ आ जाएगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 2021 में वो 4,000 करोड़ के ऊपर का नेटवर्थ उसमें दिख रहा था। और अभी मार्केट के साथ वो भी थोड़ा मार्केट वैल्यू डाउन आया है। लेकिन ये जान लीजिए कि ये एक वैल्यू फंड है, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को यूज करती है। यदि आप इसके पोर्टफोलियो में जाएं तो न्यूलैंड लैब्स, रेप्रो इंडिया, शिल्पा मेडिकेयर, सफारी इंडस्ट्री, एसआईएस, लक्ष्मी ऑर्गेनिक, ये सारे हैं और ये लगातार होल्डिंग में बने रहते हैं। कोई भी चेंजेस यहाँ पे, ये देखिए मार्च 22 में 0%, 0%, 0%, कोई भी चेंज जो है वो नहीं आई है। ये क्वार्टरली अपडेट होता है। तो यहाँ पे जाकर के आप इनका भी देख सकते हैं और किसी और का भी यदि आप सर्च करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये एक फ्री रिसोर्स है। ज्यादातर मैं अपने एपिसोड में आपको फ्री रिसोर्स, जहाँ पे आपको सिर्फ लॉगिन आईडी क्रिएट करना होता है, वैसे ही मैं वेबसाइट्स आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ, ताकि रिटेल इन्वेस्टर वहां पे जाकर के रिसर्च कर सके, जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है। रेदर देन आस्किंग फॉर समवन, आप किसी से भी आप जो है सो पूछें कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, आप खुद रिसर्च कीजिए और खुद डिसीजन लीजिए। गलतियां होंगी, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी उतना ही बिल्डअप होगा। तो अभी जिस तरह का पैनिक सिचुएशन चल रहा है, उस पे क्या होगा कि आप बने रहेंगे, जैसा कि ये वैल्यू फंड करता है, बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी यूज करके। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि इनका इसमें यहाँ पे दिया हुआ है कि अवंती फीड्स, हालांकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, लेकिन अवंती फीड्स का मैंने आपको एक चार्ट भी दिखाया। अवंती फीड विच रैलीड फ्रॉम over 4500% between September 13 to 2017। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी हुई आर्टिकल है, ऑथेंटिक कही जा सकती है, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। और मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं वैसे भी अपने सारे जो भी सोर्स होते हैं, जहाँ से भी हमने न्यूज कलेक्ट किया होता है, या हमने जो भी कुछ थ्योरीज बुक से ले रखी होती है, वो सारे सोर्स हम आप लोगों के साथ शेयर कर ही देते हैं। तो
इस आर्टिकल का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप फर्दर रीडिंग के लिए उस लिंक पे आप जा सकते हैं। तो इसके अलावा भी जो है वो यहाँ पे इनका आप दूसरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जहाँ पे इन्फो एज, हॉकिंस, टीटीके प्रेस्टीज, पेज इंडस्ट्री, बजाज फाइनेंस, आयशर मोटर्स, सुप्राजीत इंजीनियरिंग, सफारी इंडस्ट्रीज, ये सारे यहाँ पे आपको सारे अच्छे क्वालिटी नेम्स ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो बेसिकली ये क्वालिटी लेते कैसे हैं, चूज कैसे करते हैं, आइए इसमें देखते हैं कि बेसिक ये क्या बता रहे हैं कि किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर भी अपना पोर्टफोलियो बना सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि द गोल इज टू फाइंड, इवेल्युएट एंड इन्वेस्ट in the highest quality companies and hold them for the long term. We invest in a company that has a multi-differentiated offering that others cannot easily replicate. इसका मतलब होता है मोट, मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। उस कंपनी के पास कुछ ऐसी मोट होनी चाहिए, कुछ ऐसी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होनी चाहिए जिसको रेप्लिकेट करना उसके कॉम्पिटिटर के लिए इजी नहीं हो। देखिए मोट से क्या फायदा होता है कि इसका एक स्विचिंग कॉस्ट भी होता है। मान लीजिए आपका प्रोडक्ट से कोई दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट में जाएगा तो एक स्विचिंग कॉस्ट मानी जा सकती है। ये आप मोड किस तरह से पैदा कर सकते हैं कि ये आपके नेटवर्क से आ सकता है। आपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन का एक इतना अच्छा नेटवर्क बना लिया हो तो वो आपके लिए मोड हो सकता है। आपकी प्रोडक्ट यूनिक हो, वो आपकी मोड हो सकती है। आप इतने लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं कि आपका कॉस्टिंग जो है वो एकदम लोएस्ट लेवल पे होती है, ये आपका मोड हो सकता है। इसी तरह से आपका कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए जो आपको कॉम्पिटिटर से अलग करता है। तो उसी की ये चर्चा यहाँ पे नागर साहब कर रहे हैं कि यहाँ पे उस कंपनी के पास मोड है दैट अलाउ ए कंपनी टू अर्न रिटर्न ऑन इक्विटी फार एबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट अलाउज ए कंपनी टू अर्न रिटर्न ऑन इक्विटी फार एबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इतना ही नहीं, एक आरओई जो होता है वो एबव एवरेज, यानी कि आपके सेक्टर में जितने कॉम्पिटिटर आरओई जनरेट कर रहे हैं, आपके पास यदि मोट होगा तो आप उससे कहीं ज्यादा आरओई जनरेट कर सकते हैं। देखिए वैल्यू इन्वेस्टर इस स्पेसिफिक चीज को बहुत ध्यान देते हैं कि आरओई कितना जनरेट हो रहा है। इतना ही नहीं, आरओई जनरेट तो हो रहा है पर वो फ्री कैश फ्लो जो है, वो कैश फ्लो जो जनरेट हो रहा है जो ऑपरेशन से ही होना चाहिए, ना कि लिवरेज ज्यादा यूज करके होना चाहिए। तो इस चीज को भी जो है वो वैल्यू इन्वेस्टर बहुत ज्यादा ध्यान से देखते हैं और उसको री इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं। क्या वो री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में ही कर रहे हैं? ये अपने बिजनेस में कर रहे हैं तो नेचुरली उनका आरओई और भी ज्यादा बढ़ने वाला है ड्यू टू कंपाउंडिंग इफेक्ट। नहीं, यदि वो मनी आइडियल बैंक में पड़ा रहेगा तो वो आरओई ज्यादा जनरेट नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज को भी कोई भी वैल्यू इन्वेस्टर जो है वो कंपेयर करता है, तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। अब आइए इनके इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे जाते हैं कि ये किस तरह के इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। नागर कॉन्स्टेंटली लुक्स for the companies that have the ability to widen and deepen over time, a trait which often shows up in its moat। जैसा कि मैं इससे पहले बता रहा था, a company must have the ability to take advantage of superior economics cash flow to be able to reinvest in core and adjacent business at a high enough return on capital that is possible when it has a strong moat, and this is what ultimately leads to compounding, said Nagar. An ideal business for us is the one which has a long runway for growth and cash flow generated from its existing operation is more than sufficient to invest and deliver that growth। जितना कि मैं बता रहा था कि कैश आरओई जो जनरेट होता है उसको री इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, और यदि वो आरओई उनके ऑपरेशन से यदि जनरेट होता है तो वो एक बहुत बड़ी एडवांटेज होता है उस कंपनी के लिए। और ये सारी चीज यदि हो रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है। वहां पे आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू नहीं आ सकती है। साथ में ये यहाँ पे वैल्यूएशन काउंट के बारे में बोलते हैं कि ये मोस्टली अंडर वैल्यूड शेयर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और यदि वो नहीं मिलता है तो वो वेट करते हैं जब तक कि वो वैल्यूएशन पे वो कंफर्ट लेवल पे आ नहीं जाता है। कंपनी ऑफ सच आउटस्टैंडिंग क्वालिटी आर फ्यू एंड फार बिटवीन एंड ऑफन डू नॉट ट्रेड चीप, सो वन नीड टू बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। अब
आइए कि हाउ टू जनरेट मल्टीबैगर रिटर्न। सबसे बड़ी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, स्टे इन्वेस्टर इन अ हाई कन्विक्शन बेट इवन इफ यू गेट हैंडसम रिटर्न विद इन अ शॉर्ट पीरियड। यदि आपको शॉर्ट पीरियड में एक बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, फिर भी आप स्टे इन्वेस्टेड बने रहने चाहिए, क्योंकि यदि आपने लकीली यदि एक अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट कर लिया है, जो सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है, आप उनको ढूंढ तो लेते हैं पर उसमें बने नहीं रहते हैं। तो वही सुमित नागर भी यही पे बोल रहे हैं कि आप यदि लकीली किसी भी कंपनी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आपको वहां पे बने रहना चाहिए, ना कि आप टेम्पटेशन में प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको वहां से जल्दी नहीं। तो फिर क्या होगा कि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो नहीं मिल पाएगा। जैसा कि आपने अवंती फीड में देखा कि 13 से लेकर, देखिए मार्केट में एक बुल रन आने की जरूरत होती है, तो इस तरह की जो कंपनियां होती है वो बहुत आगे निकल जाती है अपने कॉम्पिटिटर से। आप 2013 से लेकर के 17 तक में आपने देखा ही है कि अवंती फीड्स का जो है वो उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि वो कितना 45 टाइम्स रिटर्न इन 4 years, दैट इज ह्यूज। तो वो आपको वो वहां पे जनरेट करके आपको दे देते हैं। जो भी अच्छी कंपनियां होती है, आपको वही होता है कि एक फेवरेबल टाइम का वेट करना होता है, और वो एक बुल रन में ही आता है। तो आपको वो पूरा फेज जो है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ता है और स्टे इन्वेस्टेड। जब तक भी आपको एक कांस्टेंट रेट से डबल डिजिट ग्रोथ जब तक मिल रहा हो, तब तक आपको इन्वेस्ट करके ही रखना चाहिए, उसमें से सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे सेलिंग ट्रिगर भी दिया है कि कब सेल करना चाहिए। फर्स्ट, if a stock has appreciated so much and so fast that its price is now way ahead of its fundamental, and you anticipate that your incremental return from that point over the next 3-5 years is going to be a single digit। यदि आप आने वाले 3-4-5 साल में आपका स्टॉक सिर्फ सिंगल डिजिट से ही ग्रो करने वाला है, यदि आप उसके कैश फ्लो एक्सपेक्टेशन से यदि आप ऐसा अनुमान लगाते हैं, तो ही उससे एग्जिट होइए। यदि जब तक डबल डिजिट का आपको ग्रोथ मिल रहा है, तब तक आपको उसमें बने रहना चाहिए। सेकंड, if you find out the one or more of assumption that underpinned your investment thesis were either wrong or are no longer valid in a way that it invalidates your investment thesis, यू आर बेटर ऑफ सेलिंग दैट पोजीशन। यदि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो था वो वहां पे किसी तरह से वो गलत हो गया, तो वहां पे आप एग्जिट ले लीजिए। यदि आप फुली इन्वेस्टेड हैं, इफ यू आर फुली इन्वेस्टेड, यू फाइंड एन अमेजिंग न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, वो जा करके आप उसको सेल कर सकते हैं। वो भी जो भी आपका रिस्कीएस्ट हो या जहाँ पे आपका छोटा पोर्शन हो, वहां पे आप इस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रिशफल कर सकते हैं। लास्ट, यदि आप सिक्लिकल में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, यदि आपके पास सिक्लिकल स्टॉक्स है और वहां पे आपको प्रॉफिट हो रही है, तो आप उस तरह के कंपनियों से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि सिक्लिकल में जो है वो साइकिल का जो पीक आने वाला होता है, उससे पहले ही यदि आप एग्जिट कर लेते हैं, तो ऐसा बेहतर होता है। प्रॉफिट बुकिंग वहां पे जल्दी करनी होती है। तो ऐसा ये बोलते हैं कि यदि आपने सिक्लिकल में कर रखा है, तो आप वहां से निकल सकते हैं। अब उन्होंने कुछ लेसन्स दिए हैं, जो वैल्यू इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, जो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए, उन लोगों के लिए है कि डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक जस्ट बिकॉज इट इज गोइंग अप एंड थिंकिंग यू कैन सेल इट and get out at a higher price. One should focus on investing in companies with sound business model and good management teams. If you do that and hold that investment for the long term, you will be able to generate good return। आपको वही है कि आपको पास यदि लकीली आपने किसी अच्छे कंपनी को ढूंढ लिया है, उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, तो आपको सिर्फ बने रहना है और सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आप एग्जिट ना होए तो बेहतर होगा। हमेशा ये याद रखिए कि आपको वैल्यूएशन बेसिस पे आपको वो ओवर प्राइस ही दिखेंगे। यदि आपने फंडामेंटल रिसर्च कर रखा है, देखिए ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है, बुक्स में जो लिखी हुई है और आप रियल वर्ल्ड में जब जाएंगे तो आपको एकदम बार्गेन और चीप जो होता है, वो जरूरी नहीं है कि आपको बैलेंस शीट में जो दिखाई दे रहा हो वही मार्केट का परसेप्शन भी हो। आज के डेट में ये बहुत सारे कोरिलेशन जो है वो बदल गए हैं। तो आप, ये बहुत ही सब्जेक्टिव हो गया है। किसी के लिए कोई वैल्यूएशन या कोई पी, किसी के लिए हो सकता है कि 25 का पी ज्यादा लगेगा, लेकिन किसी के लिए वो 25 का पी जो है वो अट्रैक्टिव लगेगा। डिपेंड्स करता है कि वो पास्ट रिकॉर्ड को देखता है या फ्यूचर कैश फ्लो को कोई करता है। तो कोई कोई व्यक्ति, यदि कोई एनालिस्ट यदि फ्यूचर कैश फ्लो को देख रहा है कि वो इतना जनरेट कर सकता है,
उस प्रोबेबिलिटी पे वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसको वो 25 भी जो पीई जो है वो सस्ता दिखेगा, जबकि कोई पास्ट को यदि एनालाइज कर रहा है तो 25 का उसको ओवर प्राइस दिख सकता है। तो इट डिपेंड्स कि आप किस डेटा को यूज कर रहे हैं, आपका परसेप्शन क्या है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है। इसीलिए हर प्राइस पे मार्केट एकदम लोएस्ट पॉइंट पे हो कि मार्केट एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे हो, दो आदमी दो व्यू के साथ हमेशा रहते हैं, बायर सेलर, और इसी तरह से एक ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट होते हैं। इसके अलावा जब कभी भी मार्केट में पैनिक आए, जैसा कि अभी आया है, तो आपको उस वक्त जो है वो थोड़ा सा हिम्मत करके क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ये क्वालिटी स्टॉक्स इसी टाइम पे आपको रीजनेबली चीप मिलेंगे। बुल मार्केट में आपको वो क्वालिटी नेम्स जो है वो आपको चीप नहीं मिलेंगे। उसके लिए ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट वीक होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यदि वो मिले आपको लकीली, और जो मिलता है टाइम टू टाइम कुछ समय के अंतराल पे आपको वो मिलता ही है, तो आपको हिम्मत करके अपने रिस्क प्रोफाइल के साथ, अपने रिस्क कैपेसिटी के साथ आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है, ऐसा इनका मानना है। इसके अलावा ये स्मॉल एंड मिड कैप में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं, वो भी है क्योंकि ये मैकेंजी के लिए काम करते थे फॉरेन में, और वहां पे जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स आते थे, उनका जो कॉर्पस होता है वो छोटे कंपनियों के हिसाब से बहुत ही लार्ज अमाउंट हो जाता था। लेकिन जब वो रिसर्च करने लगी और वहां पे देखने लगे, तो वहां पे दिखा कि नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे क्वालिटी नेम्स होते हैं। देखिए, स्मॉल एंड मिड कैप का मतलब वो नहीं होता कि पेनी स्टॉक या माइक्रो कैप, कंपैरेटिवली वो कुछ नए कंपनी होते हैं, वैल्यूएशन में जो है वो वहाँ पे चीप दिखाते हैं, ज्यादा कवरेज नहीं होता है एनालिस्ट का, तो वहां पे जो वैल्यू इन्वेस्टर है उनका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो वहां पे बहुत ही अच्छा बैठता है, और इसी वजह से इन्होंने भी जो है वो स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट को चुना था। तो ये यहाँ पे ये रीजनिंग दे रखा है। मैं इस आर्टिकल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जरूर पढ़िएगा। और इसी तरह के जो भी इंस्पिरेशनल आर्टिकल मैं पढ़ता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूँ, हम अपने सोर्स भी शेयर कर देते हैं। तो कोई आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, और अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।